स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें, इस सेशन में हम लोग देखेंगे विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहां से आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए होंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके टाइम टू टाइम। हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं उनके आविष्कारक, जो कुछ वैज्ञानिक खोजें हुई कि किसकी खोज किसके द्वारा की गई। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बहुविकल्पी में पूछा जाएगा, यानी जो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो जितनी भी हम आपको खोजें बताएं उनको आप अच्छे से देख लीजिए। तो वैज्ञानिक का नाम है एडिसन। अगर हम बात करें कि एडिसन ने किस चीज़ की खोज की, तो भैया विद्युत बल्ब, यानी बल्ब का आविष्कार करने वाले जो व्यक्ति थे, बल्ब का जिसने जिसने बल्ब को बनाया, आप ये कह सकते हैं, उनका नाम था एडिसन। दूसरा है गैलीलियो। गैलीलियो ने जो आविष्कार किया वो दूरबीन का आविष्कार किया। भाई अगर हम बात करें दूरबीन की, जिससे आप अंतरिक्ष में या दूसरे ग्रह की चीज़ों को अपने ग्रह से देख पाते हैं, या कोई सूक्ष्म कण वगैरह जो होते हैं सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से उनको देखा जाता है, लेकिन दूरबीन से दूर की चीज़ों को देखा जा सकता है। तो इसका खोज किसने किया? गैलीलियो के द्वारा। मार्कोनी ने किसका किया? भाई रेडियो का। भाई जो रेडियो है जिस पे हम चीज़ों को सुनते हैं, एफएम वगैरह सारी चीज़ें, न्यूज़ वगैरह जो हम ऑडियो के माध्यम से सुनते हैं ना, उसकी खोज किसके द्वारा की गई? मार्कोनी के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? भाई पेंसिलिन की खोज की। अगर बारे में पूछा जाए कि भाई पेंसिलिन की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अगर ऑटो हान की बात करें, ऑटो हान के द्वारा किसकी खोज की गई? तो भाई परमाणु बम की खोज किसके द्वारा? ऑटो हान के द्वारा। अगर बात करें जेम्स वाट के द्वारा, तो भाप का इंजन जो था ये जेम्स वाट ने बनाया, यानी भाप का इंजन बनाने वाले कौन थे? जेम्स वाट थे। अगर बात कर दी जाए ग्राहम बेल की, भैया आपसे पूछा जाए कि ग्राहम बेल ने किस चीज़ की खोज की, तो टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ग्राहम बेल के द्वारा। न्यूटन ने भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिए गए। जो गुरुत्वाकर्षण के नियम बताए गए वो किसने नियम दिए? न्यूटन ने। चैडविक के द्वारा किसकी खोज की गई? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा। जगदीश चंद्र बसु के द्वारा पौधों में चेतना की खोज किसके द्वारा? जगदीश चंद्र बसु के द्वारा। होमो जहांगीर भाभा के द्वारा खोज जो की गई वो अंतरिक्ष किरणों की जो खोज है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया अंतरिक्ष किरणों की खोज किसके द्वारा की गई, तो होमो जहांगीर भाभा के द्वारा की गई। एम.एन. शाह के द्वारा तापीय आयनीकरण की खोज की गई। किसकी? तापीय आयनीकरण की जो खोज है वो किसके द्वारा? एम.एन. शाह के द्वारा। डॉक्टर सी.वी. रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। न्यूटन की चैडविक के द्वारा, है ना। और इसके बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और बचा। प्रोटॉन यहाँ नहीं दिया गया, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई। आप लोग याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए। आगे चलो भाई, इंडोस्कोप क्या है? इंडोस्कोप इस मशीन द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच की जाती है। जो इंडोस्कोपी होती है, एक नली टाइप की होती है, कैमरा लगा रहता है जिसको मुख के माध्यम से शरीर में डाला जाता है, और शरीर के अंदरूनी भागों को उसके द्वारा चेक किया जाता है कि किस भाग में क्या खराबी है। ये सारी चीज़ें इंडोस्कोप के द्वारा जाना जाता है। ईमेल की अगर बात करें तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचा पाते हैं, जिस तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा कही गई है, यानी कि आप ये डाक के माध्यम से कोई चीज़ पहुंचाएंगे तो हो सकता है 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन। लेकिन इस ईमेल के द्वारा क्या होता है, विद इन सेकेंड इधर से आप सेंड करेंगे, जिसके पास आप भेजेंगे उसके पास में मेल पहुंच जाएगा।
बात करते हैं दाब तथा वैज्ञानिक यंत्रों की। अगर आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए दाब और वैज्ञानिक यंत्र से, तो सबसे पहले हम लोग किसको लेकर के चलेंगे? सबसे पहले हम लोग लेकर के चलेंगे वायुमंडलीय दाब को, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि सर ये बताइए वायुमंडलीय दाब क्या होता है। पृथ्वी के चारों तरफ से वायु से घिरी है, जो पृथ्वी है वो चारों तरफ से किससे घिरी है? वायु से। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। जो पृथ्वी के चारों ओर का आवरण है वो वायुमंडल कहलाता है, आप सभी जानते हैं। यानी पृथ्वी जो है हमारी चारों तरफ से पृथ्वी को वायु ने घेर रखा है। वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल कितने किलोमीटर तक की ऊंचाई पर है भाई? 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल जो है वो फैला हुआ है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब या वायु दाब कहते हैं, याद रखेंगे। उत्प्लावन बल की अगर हम लोग बात करें तो द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। जो द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाए उसको क्या कहेंगे? उत्प्लावन बल कहेंगे। सभी लोग याद रखेंगे जिसको नहीं पता। जैसे ईंट को पानी में डुबोने पर ईंट द्वारा अपने आयतन के बराबर हटाए गए पानी द्वारा ईंट पर ऊपर की ओर बल लगता है, इस बल का उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे मान लो आपने किसी ईंट को लिया और पानी में उसको आप डुबोएंगे तो ईंट के द्वारा जो पानी को हटाया जाएगा और उस पानी का जो दबाव होगा ईंट के ऊपर, यानी ऊपर उठने का, ऊपर की ओर बल लगने का, उसी बल को हम क्या कहेंगे? उत्प्लावन बल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? उत्प्लावन बल कहेंगे। अगर हम बात करते हैं घनत्व की, घनत्व क्या होता है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अगर इसके फार्मूले की बात करें हम तो भैया घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन किलोग्राम। इसको आप ये भी कह सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर, है ना, सॉरी मीटर क्यूब। आयतन जो होता है वो क्यूब में आता है सदैव, मीटर क्यूब में, ठीक है। या जिस तरीके की इकाई होगी, अगर इकाई सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, अगर इकाई जो है वो मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। इकाई के आधार पर रहेगा। आगे घनत्व को डी, द्रव्यमान को एम से तथा आयतन को बी से व्यक्त करते हैं। अगर हम आपसे ये पूछ लिया जाए घनत्व को किससे भैया व्यक्त करते हैं, तो डी से किया जाता है, द्रव्यमान को एम से किया जाता है, आयतन को वी से किया जाता है। तो आप सभी लोग ये चीज़ें जानते ही हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। डी बराबर एम अपान बी, यानी कि आपने अभी देखा ही था घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। मात्रक की बात करें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है वो भार होता है, भार हमेशा किलोग्राम में होता है ना। और इसके बाद में मीटर क्यूब में आयतन, मीटर में आयतन होता है क्यूब में, घन मीटर में। आगे चलो, जैसे जल का घनत्व 1000 kg मीटर क्यूब आपके सामने, जैसे यहाँ पर एक शॉर्टकट भाषा में आपको लिख के बता दिया गया है कि इस तरीके से आप लिखेंगे। आगे चलो, साइकिल पंप तथा फुटबॉल पंप में प्रमुख अंतर। भाई साइकिल पंप में चमड़े का बांसल बाल्ब का कार्य करता है, जबकि फुटबॉल पंप में नली में पड़ी गोली बाल्ब का कार्य करती है। देखो साइकिल पंप में क्या होता है, चमड़े का बांसल बाल्ब का कार्य करता है। आपने देखा होगा जो साइकिल होती है ट्यूब में एक बांसर लगाया जाता है, उसमें एक बाल चढ़ाया जाता है जिससे कि हवा बाहर की ओर निकल ना पाए, पहिए के हमेशा अंदर ही रहे। उसी प्रकार फुटबॉल आपने देखी होगी, उसमें जब हवा भर देते हैं फूल जाती है पर उसकी हवा बाहर नहीं निकलती। तो उसमें क्या होता है, उसकी नली में एक गोली पड़ी रहती है, जो गोली होती है वो हवा के दबाव के कारण उसी मुख पे रहती है जहाँ से हवा भरी जाती है, तो इसलिए उसकी हवा बाहर नहीं निकलती। तो साइकिल पंप तथा फुटबॉल पंप में प्रमुख अगर अंतर की बात करें तो यही अंतर है। आगे चलो, जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के कार्यों में विविधता की अगर बात की जाए, जैसे जीव जगत, समस्त जीवधारियों का संसार ही जीव जगत कहलाता है। इसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है।
किसका अध्ययन होता है भैया जीव जगत में? जितने भी जीवधारी हैं इनका संसार ही क्या है? जीव जगत है। भाई जीव जगत में क्या रहेंगे? सारे के सारे जीवधारी ही रहेंगे। जीवधारियों का जो संसार होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? सजीवों का, जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? जीव जगत कहते हैं। आगे भैया जीव जगत को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक कोशिकीय जीव, नंबर दो बहुकोशिकीय जीव। भैया जीव जगत को कितने में? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, दो चीज़ों में विभाजित किया गया है। ठीक है। अब अगर हम बात करें एक कोशिकीय जीव की कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, देखो शरीर एक कोशिका से बना होता है। जैसे जिनका शरीर एक कोशिका से बना हो उनको एक कोशिकी कहते हैं। जैसे जीवाणु हो गए, ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। अगर बहुकोशिकीय जीव की बात करें, शरीर जिनका अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने उनको बहुकोशिकीय कहेंगे। जैसे मक्खी हो गया, हाइड्रा हो गया, केंचुआ हो गया, बरगद हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। सभी लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर आपसे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय पूछा जाता है कि एक कोशिकीय क्या होते हैं, बहुकोशिकीय क्या होते हैं, तो आप आराम से बता पाएँ, आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आगे चलो भाई, सजीवों में होने वाली मुख्य जैविक क्रियाएं कौन सी होती हैं? एक संवेदनशील होते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, प्रजनन क्रिया करते हैं, भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जीवों में वृद्धि होती है, कोशिका से मिलकर बनना, है ना। ये सारे सजीव होने के मुख्य जो है वो कारक हैं या मुख्य जैविक क्रियाएं हैं सजीव होने की। आप इसको याद रखिएगा अच्छे से। आगे चलो, श्वसन क्रिया क्या होती है? ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड से संबद्ध वायु को बाहर निकालना श्वसन क्रिया कहलाता है। मान लो हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं तो हम लोग कौन सी वायु अंदर लेके जा रहे हैं? ऑक्सीजन को। अंदर से कौन सी वायु निकाल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यही क्या कहलाता है? श्वसन क्रिया कहलाता है। याद रखेंगे। आगे चलो, उत्सर्जन की अगर हम बात करें, भैया उत्सर्जन क्या होता है? तो देखो, शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न पदार्थों का विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप अनेक हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं। इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। देखो, इन जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे पसीना हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है तो हमारी जो त्वचा है वो काहे का काम कर रही है? उत्सर्जन अंग का काम कर रही है हमारी त्वचा। किसका? उत्सर्जन अंग का, है ना। क्योंकि हमारे शरीर से पसीना जो है वो उत्सर्जित हो रहा होता है। इस चीज़ को सभी लोग याद रखिएगा। आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्या है? जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्रों से संबंधित अंगों के नाम। अब देखो, अंगों के नाम है कुछ। उत्सर्जन तंत्र काय से संबंधित है? वृक्क से, सूत्रवाहिनियों से, मूत्राशय से, मूत्र मार्ग से। पाचन तंत्र मुख से, आहार नाल, यकृत, आमाशय। श्वसन तंत्र नाक, श्वास नली, श्वसन नलियाँ, फेफड़े। परिसंचरण तंत्र रुधिर, रुधिर वाहिकाएं, हृदय। अंतःस्रावी तंत्र, है ना, अंतःस्रावी तंत्र, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, अधिवृक्क ग्रंथि, इन सभी चीज़ों के अंतर्गत आता है। अगर हम पेशी तंत्र की बात करें तो पेशी ऊतक। जनन तंत्र में वृषण यानी नर, अंडाशय मादा में होता है। कंकाल तंत्र हड्डियों का होता है, हर कोई जानता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो ना जानता हो कि कंकाल तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है। आगे भाई, जंतुओं में श्वसन क्रिया की अगर हम बात करें, मछली गलफड़ों से सांस लेती है, केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है, तिलचट्टा, मक्खी, तितली वायु नलिकाओं द्वारा, पक्षी वायु कोशों द्वारा, स्तनधारी जंतु फेफड़ों द्वारा, मेढक जो होता है जल में रहते हुए
त्वचा द्वारा और बल पर रहते समय फेफड़ों द्वारा जो ध्यान रखना होता है ना। फेफड़ों द्वारा जल में रहते हुए त्वचा द्वारा और थल पर रहते समय फेफड़ों द्वारा मेढक, है ना, जिस तरीके से श्वसन क्रिया करता है वो हमने आपको बताया। तो हम आपको बता दें आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिए। साथ ही साथ प्रूफ कर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रूफ कर जो चैनल है उसी पे तो ये क्लास ही हो रही है। साथ ही आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है इसी चैनल के नाम का, प्रूफ कर, जो हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, उस ऐप के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियाँ जो है वो मिलेंगी। आगे भी बहुत कुछ है पढ़ने को, आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी आपकी सही से क्लासें नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारी तबीयत सही ना थी, उधर मैम की मम्मी जी की भी तबीयत ख़राब थी, इसलिए आपकी क्लासें जो है वो समय से नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जो क्लासें हैं वो बिल्कुल समय से होंगी, है ना। अब हम चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।